नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लीगल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या कोई बिना जुर्म किए भी मुजरिम हो सकता है? तो चलिए दुष्प्रेरक या अबेटर की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जुर्म करे ही ना, लेकिन फिर भी गुनहगार कहलाए? ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन कानून का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसके पीछे सिर्फ एक शब्द है, दुष्प्रेरण। चलिए इस कॉन्सेप्ट की परत दर परत खोलते हैं। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले जानेंगे कि दुष्प्रेरक होता कौन है। फिर हम देखेंगे कि इरादा यानी इंटेंशन नतीजे से ज्यादा जरूरी क्यों है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इसकी जिम्मेदारी की जंजीर कहाँ तक जा सकती है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये दुष्प्रेरक है कौन? इसकी ऐसी क्या डेफिनेशन है? कानूनी तौर पर जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? चलिए सीधे कानून की किताब में देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 46 कहता है कि दुष्प्रेरक वो है जो किसी जुर्म को करने का दुष्प्रेरण करता है। सिंपल है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस शब्द दुष्प्रेरण का मतलब क्या है। कानून में इसके 3 बिल्कुल साफ मतलब बताए गए हैं। तो देखिए, आप 3 तरीकों से दुष्प्रेरक बन सकते हैं। पहला, आप किसी को जुर्म करने के लिए उकसाते हैं, मतलब उसको भड़काते हैं। दूसरा, आप उस जुर्म को अंजाम देने की साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हैं। और तीसरा, आप जानते बूझते हुए उस जुर्म में मदद करते हैं। इनमें से कोई भी एक काम आपको कानूनी तौर पर जिम्मेदार बना सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर। मान लीजिए किसी ने दूसरे को जुर्म के लिए उकसाया, लेकिन वो जुर्म कभी हुआ ही नहीं। तो क्या होगा? क्या उकसाने वाला फिर भी गुनहगार माना जाएगा? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुर्म हुआ या नहीं। दुष्प्रेरण का जुर्म तो उसी पल पूरा हो जाता है जब आप किसी को उकसाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून के लिए आपका इरादा, आपकी नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है, रिजल्ट नहीं। चलिए इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। क ने ख से कहा कि वो ग का मर्डर कर दे, लेकिन ख ने साफ मना कर दिया। ठीक, तो यहाँ कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी को चोट तक नहीं आई। लेकिन कानून की नज़र में क फिर भी हत्या के लिए उकसाने का गुनहगार है। क्यों? क्योंकि उसका इरादा तो हत्या करवाने का ही था। और यही प्रिंसिपल तब भी लागू होता है जब जुर्म की कोशिश की गई हो लेकिन वो फेल हो जाए। सोचिए, किसी के उकसाने पर एक हमलावर ने किसी को चाकू मारा, लेकिन खुशकिस्मती से विक्टिम बच गया। तो क्या अब उकसाने वाला बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो अब भी हत्या के लिए उकसाने का ही दोषी माना जाएगा, सिर्फ हमले का नहीं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर कोई किसी ऐसे इंसान को जुर्म के लिए उकसाए जो कानूनी तौर पर खुद जिम्मेदारी नहीं है, जैसे कि कोई बच्चा या कोई ऐसा इंसान जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो? इसका जवाब हमें मिलता है एक्सप्लेनेशन 3 में। कानून कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुर्म करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर जुर्म करने के लायक है भी या नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उकसाने वाले की होती है। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, कोई किसी बच्चे को हत्या के लिए उकसाता है। बच्चा तो शायद दोषी ना हो, लेकिन जिसने उकसाया वो हत्या के लिए उकसाने का ही दोषी होगा। या फिर कोई किसी को धोखे से चोरी करवा दे, जिससे चोरी करवाई वो तो मासूम हो सकता है, लेकिन उकसाने वाला नहीं। हर केस में जिम्मेदारी सीधे उस मास्टरमाइंड तक जाती है जिसने प्लान बनाया था। तो अब देखते हैं कि ये जिम्मेदारी की चेन कितनी लंबी हो सकती है। ये सिर्फ एक इंसान के दूसरे को उकसाने तक सीमित नहीं है। क्या होगा अगर एक डोमिनो दूसरे को गिराए और वो दूसरा तीसरे को? तो क्या पहला डोमिनो भी जिम्मेदार होगा? कानून का जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन 4 हमें एक नया कॉन्सेप्ट देता है, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी को इसलिए उकसाने के भी दोषी हो सकते हैं ताकि वो जाकर किसी तीसरे से जुर्म करवाए। जिम्मेदारी पूरी चेन में ऊपर तक जाती है। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। क ने ख को उकसाया, ख ने जाके ग को उकसाया और फिर ग ने जुर्म को अंजाम दिया।
इस केस में ख तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की वो भी उसी जुर्म के लिए बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और जब बात साजिशों यानी कंस्पिरेसीज की आती है तो कानून का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन 5 एक बहुत ज़रूरी नियम बताता है। किसी साजिश का गुनहगार होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को जानते भी हों जो आखिरी काम को अंजाम देता है। जहर देने वाली इस पेचीदा साजिश को देखिए। क और ख इसके मास्टरमाइंड्स हैं। ख जाकर ग को जहर लाने का काम देता है, लेकिन क का जिक्र तक नहीं करता। ग जहर दे देता है, ये जाने बिना कि इसका इस्तेमाल कौन करेगा। आखिर में क उस जहर का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, भले ही ग कभी क से मिला ही नहीं, वो उस साजिश की एक जरूरी कड़ी था, इसलिए वो भी हत्या का गुनहगार माना जाएगा। तो इन सब नियमों और एग्जाम्पल्स का आखिर मतलब क्या है? बड़ी तस्वीर क्या है? कानून इतनी गहराई में जाके इन चीजों को क्यों समझाता है? तो इस सब का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। कानून ये कह रहा है कि जुर्म सिर्फ आखिरी एक्शन तक सीमित नहीं है। जुर्म उस इरादे से शुरू होता है जिसने उसे जन्म दिया, उस साजिश से जिसमें वो पला बढ़ा, और उस मदद से जिसने उसे मुमकिन बनाया। कानून सिर्फ उस हाथ को नहीं देखता जिसने हथियार चलाया, बल्कि उस दिमाग को भी देखता है जिसने पूरी प्लानिंग की। ये जिम्मेदारी को उसकी जड़ तक पकड़ता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी को प्रभावित करने और किसी को जुर्म के लिए उकसाने के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है? इन्फ्लुएंस कहाँ खत्म होता है और दुष्प्रेरण कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि कानून इंसानी इरादों और उसके कामों की पेचीदगियों को समझने की कितनी कोशिश करता है।